ओके ओके ऑलराइट। जी, तो प्रेजेंट वैल्यू हम लोग जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? जितने भी रिटर्न या जितने भी बेनिफिट आपको फ्यूचर में होने हैं, ठीक है, उन सब की आप लोग प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ठीक है, 4 5 जितने भी एज हैं तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपके पास आ गया 284 समथिंग, ये आपके पास जो है पीवी प्रेजेंट वैल्यू आ गया। माइनस कर देंगे जो आज के दिन आपकी कॉस्ट थी, वो थी 3 लाख। ठीक है, तो आपने माइनस किया तो माइनस जो है उसमें आंसर आ जाएगा 15,321, कि आपकी कॉस्ट ज़्यादा है। आपके प्रेजेंट वैल्यू जो है फ्यूचर में जो रिटर्न मिलने थे उनकी प्रेजेंट वैल्यू बेनिफिट जो है वो कम है। तो माइनस में जब भी आंसर आएगा तो आप कहेंगे कि आप वो डिसीजन नहीं करेंगे, उस प्रोजेक्ट के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि उसमें आपको लॉस हो रहा है। अगर टाइम वैल्यू मनी कंसीडर नहीं करते तो आपको बेनिफिट नजर आ रहा था, लेकिन जब आप टाइम वैल्यू मनी कंसीडर करते हैं तो आप जो है ट्रू डिसीजन ले सकते हैं, एक बेटर डिसीजन ले सकते हैं। तो उस केस में हमने कहा टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है जी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी क्लियर है? यस सर, यस क्लियर। सर। ओके। अच्छा, उसके बाद एक और जो मेजर कॉन्सेप्ट ये आता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनडेफिनेट लिव्ड एसेट। सम आपने परपेचुटी का कॉन्सेप्ट सुना होगा कि आपको लाइफ टाइम जो है वो आप आज के दिन क्या डिपॉजिट करवाएं या इन्वेस्ट करें कि आपको लाइफ टाइम जो है फिक्स अमाउंट मिलती रहे, उसको हम कहते हैं कि ओवर द लाइफ जो है वो अगर एसेट की लाइफ है तो उस केस में उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? इस वेरी सिंपल, कि आप जो भी आपको फ्यूचर में रिटर्न मिलने, जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे लाइफ टाइम के लिए जो है वो मुझे 100 मिलते रहें, ठीक है, आफ्टर एयर या पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, और मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो है 5% है, तो आज के दिन उस एसेट की वैल्यू या उस बॉन्ड की वैल्यू या जो भी हम डिपॉजिट कर रहे हैं वो कितना करना चाहिए। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कहते हैं कि CF डिवाइडेड बाय आई, जो भी आप फ्यूचर में आपको रिटर्न मिलते रहे उसकी वैल्यू, या फ्यूचर में जो एक स्ट्रीम आपको मिलती रहेगी उसकी वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट 0.05, तो वो गॉट 2000। तो 2000 जो है उसकी वर्थ होगी, उसकी वैल्यू होगी उस बॉन्ड की, उस एसेट की या उस इन्वेस्टमेंट की। तो सम ऑफ द टाइम हम जो है पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट जो हमें फिक्स रिटर्न दे रही होती है उसकी वर्थ फाइंड आउट करना चाहते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है मार्केट में, या वो कितनी वैल्यू का होना चाहिए। तो उस केस में हम परपेचुटी का केस जो है वो ये वाला फार्मूला यूज करते हुए CF डिवाइडेड बाय आई, CF वो का जो भी आपको कैश फ्लोज होने हैं फ्यूचर में वो तमाम उस फिक्स अमाउंट वो ओवर द टाइम सेम रहेगी। परपेचुटी के केस में उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता, सेम रहती है। तो सेम वैल्यू डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट वी गॉट 2000। जैसे इस केस में हमने कहा कि ये हमारे पास जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो डिटर्मिन होके आ जाएगी। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट से हम एक और जो है वो कॉन्सेप्ट ड्राइव कर सकते हैं कि सम ऑफ द टाइम आपको कहा जाता है कि आपकी फर्म की वैल्यू कितनी है, उसकी वर्थ कितनी है, नेट वर्थ कितनी है। ठीक है, अगर आप किसी भी कंपनी की नेट वर्थ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले क्या करें कि कंपनी प्रॉफिट कितना जनरेट कर रही है, कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है आपका। ठीक है, जितना भी आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे होंगे, ठीक है, उसको फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे समझने के लिए पाई नॉट से शो कर देते हैं। ठीक है, कि आज के दिन जो जितना भी हम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, वो तो सेम ही होगी, उसको तो वो ऑलरेडी प्रेजेंट में है। अब नेक्स्ट ईयर में जितना भी प्रॉफिट होगा उसको जरूरत है कि हम प्रेजेंट वैल्यू में पहले कन्वर्ट करें। तो पहला प्रॉफिट जो आज के दिन हम अर्न कर रहे हैं, सेकंड प्रॉफिट क्या होगा कि जो फ्यूचर में फर्स्ट ईयर में हम अर्न करेंगे उसको डिवाइड कर देंगे 1 + i, उसको उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह सेकंड ईयर में प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, थर्ड ईयर में
अगर हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि हमारे प्रॉफिट जो है वो ओवर द टाइम जो है वो सेम रहते हैं, उसमें जो है वो एक खास परसेंटेज के साथ चेंज आता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आज के दिन आप जितना भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, अगले साल 10% ज्यादा हमारा टारगेट है कि 10% से ज्यादा मतलब जो है उसमें इंक्रीज आएगा। तो प्रॉफिट जो है आपके ग्रो कर सकते हैं, जिसको हम ग्रोथ कहते हैं, और उसको हम यहाँ पे जी से शो करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला यूज करते हुए आप किसी भी कंपनी की जो या फर्म की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं। तो उस केस में वैल्यू डिटरमिन करने के लिए हमारे पास, हमने कहा कि एक तो हमें आज के दिन का प्रॉफिट पता होना चाहिए, सही है, और दूसरा उस प्रॉफिट में ग्रोथ कितनी हो सकती है वो ग्रोथ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ एजम्पशन भी डिस्कस कर लेते हैं कि हम सबसे पहले जो है अगर हम देखें यहाँ पे सपोज फर्म कर्न प्रॉफिट इट्स ए पाई नॉट, उसको हम पाई नॉट से डिनोट करें, एंड दीज प्रॉफिट हैव नॉट येट बीन पेड आउट टू स्टॉक होल्डर, स्टॉक होल्डर को वो पे नहीं करे एज अ डिविडेंड। अब प्रॉफिट कंपनी का जितना भी होता है ना, वो नॉर्मली किया जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर, वो शेयर होल्डर में उसकी खास परसेंटेज है सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है शेयर होल्डर्स में। तो हम यहाँ पे अस्यूम ये कर रहे हैं कि अभी आपने जो प्रॉफिट अर्न करा है वो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, ठीक है। और इमेजिन दैट दीज प्रॉफिट आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द कांस्टेंट रेट ऑफ द जी परसेंटेज ईच ईयर। और हम यहाँ पे एक और assumption ये है हमारी कि ये वो जी रेट से हर साल इंक्रीज करेगा। ग्रोथ जो है एक खास परसेंटेज से वो हर साल, जो जी आपको क्वेश्चन में भी गिवन होगा कि कितने परसेंट से ग्रो करेगा, उसकी एजम्पशन हम ये कर रहे हैं कि जी जितने भी परसेंट से ये ग्रोथ होगी वो आई इंटरेस्ट रेट से कम होगी। जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट है उससे हम उसको कम कंसीडर कर रहे हैं, वो उससे कम है, ठीक है। ये हमारी कुछ एजम्पशन हो जाएंगी। इन दिस केस प्रॉफिट 1 ईयर फ्रॉम टुडे विल बी 1 + g पाई नॉट। अगर अगले दिन का प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना हो तो वो किसके इक्वल होगा, पाई नॉट आज के प्रॉफिट प्लस 1 + g, ठीक है। अगर 10% है तो उसमें 1.10 हो जाएगा, 1.10 से आज के प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कल का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। उस कल के प्रॉफिट को हम कन्वर्ट करेंगे फिर प्रेजेंट वैल्यू में, जो 1 + i हमारे पास जो है वो उसको डिस्काउंट ऑफ करने का फॉर्मूला होता है, और नंबर ऑफ ईयर जो है वो n के अकॉर्डिंग हम उसको डिटरमिन कर देते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम इसके डायरेक्ट फार्मूला पे जाएंगे कि प्रेजेंट वैल्यू या कंपनी की फर्म की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि आपको प्रॉफिट का पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ये है कि आपको ग्रोथ का पता होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट ये है कि आपको इंटरेस्ट रेट मार्केट का, ये तीन इंफॉर्मेशन अगर गिवन है तो आप जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, कंपनी की या फर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज के दिन उसकी वर्थ कितनी होनी चाहिए वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको ड्राइव करने के बाद सिंप्लीफाई करें तो ये वाला फार्मूला जो है पाई नॉट इंटू 1 + i डिवाइडेड बाय i - g, ये हमारे पास फर्म की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होगा, ठीक है। 1 + i डिवाइडेड बाय i - g, ठीक है। 1 + i इंटरेस्ट रेट है और i - g इंटरेस्ट रेट में से g ग्रोथ जो है वो माइनस कर देंगे हम। ये फार्मूला में जस्ट हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास जो है वो कंपनी की नेट वर्थ जो है वो प्रेजेंट वैल्यू जो है वो फाइंड आउट होके आ जाएगी, ठीक है। पहले हम इस फार्मूला के थ्रू एक एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसमें थोड़ी सी जो है फर्दर डिस्कशन जो है वो हम इंक्लूड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सपोज इंटरेस्ट रेट इज 10%, आई जो है वो गिवन है, इंटरेस्ट रेट जो है वो 10% है, एंड द फर्म इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 5%, और जी कितना है 5%, कि कंपनी हर साल जो भी उसके प्रॉफिट है वो 5% से ग्रो करने की एक्सपेक्टेशन है। द फर्म्स करंट प्रॉफिट आर 100 मिलियन, और कंपनी के करंट प्रॉफिट कितने हैं 100 मिलियन। तो पाई नॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, जी कितना हो जाएगा 5, और आई कितना हो जाएगा 10। तीनों इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में जी, यस सर। ठीक Yes, है। sir. सर तो इन तीनों इन्फॉर्मेशन के थ्रू अगर आपकी रिक्वायरमेंट, पहली रिक्वायरमेंट ये है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्म। अगर आपसे पूछा जाए फर्म की वैल्यू फाइंड आउट करें तो आपने सिंपली ये वाला फार्मूला यूज करना है जो यहाँ पे गिवन है, पाई नॉट इंटू 1 + i डिवाइडेड बाय i - g। तो पाई नॉट 100 है, 1 + i 1 +
आई इंटरेस्ट रेट 10% था तो 0.1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और डिवाइड कर देंगे हम लोग आई माइनस जी। आई जो है वो 10 था, 0.1 माइनस हमने जी 0.05 कर दिया, ठीक है। तो 1.1 डिवाइडेड बाय 0.05 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 22, ठीक है। 1.1 डिवाइडेड बाय 0.05 करेंगे जब इनका डिफरेंस लेंगे तो आंसर आ जाएगा 22। 22 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 2200। तो ये जो 100 है वो 100 मिलियन में था तो इसलिए हमने यहाँ पे इसके साथ मिलियन लिख दिया। तो 2200 मिलियन जो है वो कंपनी की नेटवर्थ है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, जो कंपनी की प्रॉफिट और उसकी ग्रोथ को देखते हुए हमने डिटरमिन करी। अगर हमें कोई भी बिजनेस फाइंड आउट करना हो कि उसकी वर्थ कितनी है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, तो हम इस तरीके से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें इंफॉर्मेशन कौन कौन सी चाहिए होगी उसके लिए? हमें आज के दिन कितना प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, और हम ग्रोथ कितनी है उस प्रॉफिट में वो इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होगी, और उसके साथ साथ जो है वो हमें इंटरेस्ट रेट जो है वो गिवन होना चाहिए। ये अगर तीन इंफॉर्मेशन गिवन होगी तो इस फार्मूला में जैसे हम पुट करेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, अब इस केस में सेकंड रिक्वायरमेंट आप पढ़िएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्म इमीडिएटली आफ्टर इट पेज ए डिविडेंड इक्वल टू इट्स करंट प्रॉफिट। अगर कंपनी एक साल के एंड पे अपना जो भी प्रॉफिट होता है वो सारे का सारा प्रॉफिट अगर शेयर होल्डर में डिविडेंड के तौर पे दे देती है तो तब मार्केट में जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है या फर्म की जो वर्थ है, नेटवर्थ है, वो कितनी होगी। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, सेकंड पार्ट जिसमें अगर ये कहा जाए कि डिविडेंड अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए सारे का सारा तो नेटवर्थ कितनी होगी, उसके दो तरीके होंगे। पहला तरीका ये है कि जो आपके पास ये वाला आंसर आया होगा ना 2200, इसमें से आप पाई नॉट जो प्रॉफिट है आज का, क्योंकि वो यही कह रहा है कि जो भी आज का प्रॉफिट है वो सारे का सारा हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 2200 आया है तो उसमें से 100 माइनस कर दें, 2100 जो है वो सेकंड का आंसर आ जाएगा कि आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द इमीडिएट प्रॉफिट, जो भी आपने प्रॉफिट अर्न करा है इस साल वो अगर सारे का सारा अगर दे भी दें, 100 का 100 माइनस भी कर दें कंपनी की टोटल वर्थ से, तो उसके बाद कंपनी की टोटल वर्थ कितनी रह जाती है। तो 2200 में से 100 माइनस भी कर देंगे अगर हम, तो 2100 जो है वो कंपनी की वैल्यू रह जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कि एक्स डिविडेंड फर्म, के डिविडेंड देने के बाद फर्म की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। एक्स डिविडेंड फर्म का पहले हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म फाइंड आउट कर रहे थे, वो सिंपल जो हमने फार्मूला यहाँ पे डिस्कस किया था, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म फाइंड आउट की। एक्स डिविडेंड फंड क्या होगा कि डिविडेंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसकी फर्म की वैल्यू क्या होगी। तो जो आपका आंसर आया होगा 2200 जैसे अभी आया था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म माइनस जो प्रॉफिट आपने आज के दिन अर्न करा है 100, 2200 में से हमने 100 माइनस करा तो 2100 जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स डिविडेंड फर्म आ जाएगा। अगर आपसे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म पूछा जाए तो आप सिंपली जो है ये वाला फार्मूला यूज करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपसे एक्स डिविडेंड फर्म पूछा जाए तो पहले ये फाइंड आउट कर लें और उसमें से माइनस कर दें आज के दिन का प्रॉफिट, तो आपके पास एक्स डिविडेंड फर्म आ जाएगा। या एक्स डिविडेंड फाइंड आउट करने का एक और फार्मूला हमारे पास ये होता है, पाई नॉट इंटू 1+g डिवाइडेड बाय आई माइनस जी। या आप इस फार्मूला के थ्रू चले जाएं, इस फार्मूला के वैल्यू पुट करेंगे तो डायरेक्ट जो है वो आपका आंसर जैसे 2100 यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। 100 1+g 1+0.05 हो जाएगा, और i माइनस आई 10 है और माइनस कर देंगे इसमें से g 0.05, 1.05 डिवाइडेड बाय 1.05 कर देंगे तो 21 आ जाएगा हमारे पास। 21 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 2100। तो दो मेथड है एक्स डिविडेंड फाइंड आउट करने के, आप दोनों वे से जो है एक्स डिविडेंड फाइंड आउट कर सकते हैं जी। यहाँ तक मुझे बताइएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स डिविडेंड फर्म, ये दोनों चीजें क्लियर हैं? Yes, sir. Yes, Clear. sir. जी सर। ओके, Yes, sir. ठीक है। तो हमें बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पे जितनी भी हमारी डिस्कशन हुई वो बेसिकली इस पॉइंट को लेके हुई कि हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करना है, हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जो है वो
जैसे हमने अभी फर्म की जो है वो वैल्यू भी फाइंड आउट करी, तो उसमें भी हमने उसको डिस्काउंट ऑफ करा, ठीक है, उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करा सबको, तो उसके बाद डिटरमिन करा। और इसी तरह अगर आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, कोई भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं जिसके रिटर्न्स आपको फ्यूचर में मिलने हैं, तो फ्यूचर में मिलने वाले रिटर्न उन सब को आप कन्वर्ट करते हो इनटू टुडेज वैल्यू, और उसके बाद जो है वो डिसीजन में लेके आते हो, ठीक है। तो इस साल बाद दी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को आप किसी भी तरह जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। एंड सिक्स एंड लास्ट पॉइंट दैट वी हैव यूज मार्जिनल एनालिसिस। मार्जिनल एनालिसिस ये होता है कि आप अगर किसी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, आप प्रोडक्शन करें, 100 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब अगर 100 से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप प्रोडक्शन को चेंज कर रहे हैं ना। प्रोडक्शन पहले आप 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, अब 101, 102 या जितने भी यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। तो अब ये जो यूनिट आप चेंज कर रहे हैं, ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, बेसिकली आप इसको मार्जिनलाइज कर रहे हैं, आप पहले से चेंज लेके आ रहे हैं। अब जो ये मार्जिनलाइज आप कर रहे हैं, उसकी वजह से दो चीजें होंगी। आपकी जो है वो प्रॉफिट भी इंक्रीज करेंगे, आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। प्रॉफिट में भी चेंज आएगा, कॉस्ट में भी चेंज आएगा, ठीक है, जस्ट बिकॉज आपने यूनिट में जो चेंज लेके आए हैं, प्रोडक्शन में जो चेंज लेके आए हैं, क्वांटिटी में जो चेंज लेके आए हैं, उसकी वजह से बाकी चीज़ों में भी चेंज आएगा। तो हम ये जो चेंज आया है, ये हम इसको कहते हैं बेसिकली मार्जिनल एनालिसिस। जो भी एक करंट स्टेट से हम एक डिफरेंट स्टेट में जाते हैं, उसमें चेंज लेके, जैसे हमने पहले 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, अब अगर हम 110 यूनिट प्रोड्यूस करें तो उसका क्या बेनिफिट, क्या लॉस होगा, तो ये बेसिकली हम मार्जिनल एनालिसिस के थ्रू डिटरमिन करते हैं। और एक इफेक्टिव मैनेजर के तौर पे जो है वो हमें इस मार्जिनल एनालिसिस, इसका भी जो है वो आइडिया होना चाहिए। अच्छा, इसमें जो है वो हम एनालिसिस करेंगे कैसे, जो भी आपके पास टोटल बेनिफिट होंगे, और उसमें से हम माइनस कर देंगे आपके पास टोटल कॉस्ट, नेट बेनिफिट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। उस तक हम आते हैं एक टेबल के थ्रू। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है डिस्क्रीट डिसीजंस का। डिस्क्रीट डिसीजन ऐसे होते हैं कि आप जैसे क्वांटिटी की हमने बात करी ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि आपके जो यूनिट होते हैं वो डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं, ये तो 1, 2, 3, 4, आप पॉइंट में या फ्रैक्शन में नहीं जा सकते, कि आप ऐसा नहीं है कि 1.5, 1.2 इस तरह में यूनिट प्रोड्यूस कर सकें। तो सम ऑफ द टाइम हमारे डिसीजन मेकिंग डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं, या तो आपको 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह जो है कि कंप्लीट यूनिट जो है वो कंप्लीट प्रोड्यूस करने होते हैं। तो उस केस में हमारी डिसीजन मेकिंग जो है वो डिस्क्रीट यूनिट को लेकर डिस्क्रीट डिसीजंस होते हैं, हम उसमें फ्रैक्शन में नहीं जाते। और सम ऑफ द टाइम जो है वो फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है फिर उसको हम देख रहे होते हैं। अभी हम यहाँ पे डिस्क्रीट वाली बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, कंट्रोल वेरिएबल। वो कहता है क्वांटिटी जो है वो कंट्रोल वेरिएबल है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है। या तो हम 0 प्रोड्यूस करें या 10 प्रोड्यूस करें, हम कितने प्रोड्यूस करेंगे, इसके लिए हमें जो है वो मार्जिन एनालिसिस करना है, ठीक है। अच्छा, जब हम 0 प्रोड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली देयर वुड बी नो टोटल प्रॉफिट, नो टोटल कॉस्ट, और बेनिफिट नहीं होगा कोई भी। और इस केस में हम अभी यहाँ पे कुछ भी अज्यूम नहीं कर रहे। अच्छा, हम अगर 0 से फर्स्ट यूनिट पे जाते हैं तो उसका बेनिफिट ये होगा कि 90 जो है वो टोटल हमारा बेनिफिट हो जाएगा। अच्छा, पहला यूनिट बनाने पे कॉस्ट कितनी आती है, पहला यूनिट बनाने पे कॉस्ट आएगी $10, ठीक है। अगर 10 की कॉस्ट आ रही है, 90 प्रॉफिट है, तो नेट बेनिफिट कैसे फाइंड, जी इज देयर एनी क्वेश्चन। नेट बेनिफिट फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होगा, टोटल बेनिफिट माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है। नेट बेनिफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल बेनिफिट माइनस टोटल कॉस्ट। 90 में से 10 माइनस कर देंगे तो वी गॉट 80। सेकंड यूनिट, यस सर। सेकंड यूनिट में देखेंगे 170 माइनस 30, तो वी गॉट 140। तो नेट बेनिफिट आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको नेट बेनिफिट डिटरमिन करना आना चाहिए कि आप अगर यूनिट प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका आपके नेट बेनिफिट पे क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, उसके साथ फिर सर सर ये अगेन समझा दें। देखो, अगर आप एक यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो आपका इतना बेनिफिट होगा, सेकंड यूनिट प्रोड्यूस करते हो टोटल बेनिफिट आपके इंक्रीज हो रहे हैं ना। इसी तरह आपकी टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे। तो आप नेट बेनिफिट
फाइंड आउट करते हो। नेट बेनिफिट फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है कि आप क्या करें, टोटल बेनिफिट में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर दें। 90 माइनस 10 80, 170 माइनस 30 140, 240 माइनस 60 180। तो जितने भी आप यूनिट प्रोड्यूस करेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके टोटल बेनिफिट टोटल कॉस्ट माइनस कर दें, तो हमारे पास जो है वो नेट बेनिफिट डिटरमिन होके आ जाएंगे। ठीक है, नेट बेनिफिट तक क्लियर है? जी सर। ओके, Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है मार्जिनल बेनिफिट का। अब मार्जिनल बेनिफिट क्या होगा कि चेंज इन बेनिफिट क्या है। बेनिफिट जो है, अगर हम एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तो तब कितना बेनिफिट था, सेकंड प्रोड्यूस करते हैं तो तब जो है वो चेंज कितना आता है। तो मार्जिनल बेनिफिट क्या होगा कि बेनिफिट में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, तो बेनिफिट में चेंज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन बेनिफिट फाइंड आउट करें। देखिए, जब हम 0 प्रोड्यूस कर रहे थे, उसके बाद जब 1 प्रोड्यूस कर रहे थे, 0 से 1 पे जाएंगे तो हमारे प्रॉफिट देखिएगा उसमें टोटल बेनिफिट में कितना चेंज आया। 0 से 90 पे गए तो 90 का चेंज आया, ऐसे ही हुआ। यस सर। 90 से 170 यस पे गए, सर। Yes. 90 से 170 पे गए तो कितना चेंज आया, 80 का सर। 80 का। ठीक है, फिर 170 से 240 पे गए, 70 का चेंज। तो ये मार्जिनल बेनिफिट कहलाएगा, चेंज इन बेनिफिट कितना है। ठीक है, टोटल बेनिफिट में जो चेंज है उसको मार्जिनल बेनिफिट बोल रहे हैं। इसी तरह हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट भी होगी कि अगर आप प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से आपके बेनिफिट भी चेंज होंगे, कॉस्ट भी चेंज होगी। कॉस्ट पहले यूनिट पे 0 है, फर्स्ट पे 10 है। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट पहले यूनिट पे कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 10। ठीक है, और 10 से 30 Yes, sir. जब सेकंड यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट 10 से 30 हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, 20 हो गई मार्जिनल कॉस्ट। यस सर। ठीक है, यस Yes, सर। अच्छा, sir. once Yes, we sir. once we have find the marginal benefit और marginal cost जब हमारे पास आ जाएगा तो हम नेट मार्जिनल नेट बेनिफिट पे चले जाएंगे। ठीक है तो उस केस में क्या होगा, मार्जिनल नेट बेनिफिट फाइंड आउट करने के लिए हम मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल कॉस्ट का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, ये जो यहाँ पे आपके पास कॉलम 5 और 6 जो नजर आ रहा है, मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल कॉस्ट का अगर आप डिफरेंस ले रहे हैं तो उसको हम कहते हैं मार्जिनल नेट बेनिफिट। ठीक है, मार्जिनल नेट बेनिफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, 90 ये माइनस कर देंगे 10 तो वी गॉट 80, 60 माइनस यस 20 सर। वी गॉट 60, 70 माइनस 30 वी गॉट 40। यस सर। ठीक है, तो ये मार्जिनल नेट बेनिफिट आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको डिसीजन करना है कि कितने यूनिट में यहाँ पे प्रोड्यूस करूं, ठीक है, तो आप मार्जिनल नेट बेनिफिट पे जाएंगे। और मार्जिनल नेट बेनिफिट जब तक आपका 0 या 0 से ग्रेटर होगा, मतलब आप लॉस में नहीं जा रहे, क्योंकि जैसे ये माइनस में आना शुरू होगा तो इसका मतलब ये है कि आपकी कॉस्ट ज्यादा होना शुरू हो गई है और आपके प्रॉफिट जो है वो कम होना शुरू हो गए हैं, तो आप नेगेटिव में जाना शुरू हो गए। अगर ये 0 है तो इसका मतलब जितनी कॉस्ट उतने ही आपके जो है वो प्रॉफिट थे। तो उस वहां तक आप अगर प्रोड्यूस करना भी चाहते हैं तो चलें वहां तक प्रोड्यूस कर लें, उसके बाद जो है वो आप नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएंगे, लॉस जो है वह कर रहे हैं। तो अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि आपका डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे हम लोग जो है वो यहाँ तक प्रोड्यूस करेंगे, 5 यूनिट तक प्रोड्यूस करेंगे, इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि मार्जिन नेट बेनिफिट इसके बाद नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएगा। जी, इज दैट क्लियर? यस यस सर। सर। Yes, यस sir. सर। ओके, Yes. तो इस केस में हमने यस सर। तो इस केस में हमने यहाँ पे डिस्कस करा कि मार्जिनल नेट बेनिफिट जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और बेसिकली हमने ये तमाम तर एक्सरसाइज जो यहाँ पे की है, इसका पर्पस ये था कि हम जो है वो मार्जिनल एनालिसिस को कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, अगर हम मार्जिनल एनालिसिस को कंसीडर नहीं करेंगे तो हम हो सकता है कि सिर्फ टोटल बेनिफिट की बेस पे डिसीजन मेकिंग कर रहे होते।
ठीक है, कि हमारा टोटल बेनिफिट क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है। तो उस केस में आपको जो भी चेंज लेके आते हो उस चेंज की वजह से नेट इम्पैक्ट क्या आएगा वो बेसिकली आप अगर डिटरमिन कर रहे हो तो यू आर इन्वॉल्व इन द मार्जिनल एनालिसिस। तो मार्जिनल एनालिसिस को हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। उसमें मार्जिनल बेनिफिट की डेफिनेशन हमने डिस्कस की है कि चेंज इन द टोटल बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम ए चेंज इन द मार्जिनल कंट्रोल वेरिएबल। मार्जिनल बेनिफिट जो ऑलरेडी हम यहाँ पे डिस्कस भी कर चुके हैं कि जो भी चेंज आ रहा है टोटल बेनिफिट में वो कह रहा है उसको हम कहते हैं कि मार्जिनल बेनिफिट है, और जो भी चेंज आ रहा है टोटल कॉस्ट में वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, यही हमने यहाँ पे ऊपर भी डिस्कस किया। और मार्जिनल नेट बेनिफिट क्या होगा? मार्जिनल बेनिफिट जितनी भी क्वांटिटी पे हम मार्जिनल बेनिफिट गेट कर रहे हैं माइनस मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पे क्यू मेंशन है, क्यू इसलिए कि हर क्वांटिटी पे डिफरेंट जो है मार्जिनल बेनिफिट है, और हर क्वांटिटी पे हर क्यू पे आपके पास डिफरेंट जो है वो मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो गिवन है। तो आप अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं मार्जिनल नेट बेनिफिट तो हर कॉस्ट पे आपको एक डिफरेंट पॉइंट जो है वो कैलकुलेट होके आ जाता है, जैसे यहाँ पे आया है। ठीक है, 80, 60 और यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स आ गए। जब तक ये पॉजिटिव में है तो इसका मतलब ये है कि आपके मार्जिनल बेनिफिट जो है वो ज़्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट कम है। और जैसे ही आप जीरो पे जाएंगे तो इक्वल हो जाएंगे, और माइनस में जाएंगे तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, फिर इसी में अगर हम इसको थोड़ा सा अगर ग्राफ की फॉर्म में, अगर आपको जस्ट इसमें बहुत ज़्यादा हम डिटेल में खैर नहीं जा रहे, जस्ट आप इसको ड्रॉ करके देखें जो मार्जिनल बेनिफिट है, या इसको हम जो है वो नेट बेनिफिट वाला ग्राफ पहले देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा बेसिकली आपने इसमें यहाँ पे करना क्या होता है कि जो भी आपके पास ये नंबर्स आए हैं इनको, इनका जस्ट ग्राफ यहाँ पे शो किया गया है, और इसमें आप लोगों को यहाँ पे बताया होगा। ठीक है, आप या तो टोटल बेनिफिट टोटल कॉस्ट का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। एक साइड पे आप रख लेंगे क्वांटिटी, दूसरी साइड पे टोटल बेनिफिट आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, और उस बेस पे जो है वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे ये 450 459 यूनिट है, तो आप कहेंगे कि इस पॉइंट तक जो है वो आपके टोटल बेनिफिट टोटल कॉस्ट के इक्वल हैं। आप पहले वाला ग्राफ यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, एक मिनट दीजिएगा मुझे। ठीक है, ये टोटल बेनिफिट और टोटल कॉस्ट वाला, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी है, नंबर ऑफ यूनिट। अगर जीरो प्रोड्यूस करते हैं तो कॉस्ट कितनी है, एक पॉइंट आपके पास आ जाएगा। इसी तरह कॉस्ट का ये आपके पास कर्व बन जाएगा। जब आप हर पॉइंट पे एक जो है पॉइंट बनाते जाएंगे तो आपके पास एक कर्व इस तरह की बन जाएगी कॉस्ट को लेके। ठीक है, और एक आपके पास कर्व जो है वो बेनिफिट को लेके। आप यहाँ पे देखिएगा ये अपवर्ड स्लोपिंग है, इंक्रीज हो रही है कॉस्ट। और ये देखिएगा यहाँ पे एक सर्टन पहले इंक्रीज हो, एक सर्टन लेवल पे जाके डिक्रीज होना शुरू हो गई है, प्रॉफिट जो है वो कम होना शुरू हो गए हैं। और ये वाला जो पॉइंट जो है ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपके पास जो है वो कॉस्ट और बेनिफिट दोनों इक्वल थे। ठीक है, ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें, ये देखिएगा टोटल बेनिफिट जो है आप यहाँ पे देखें, एक पहले आपके क्या है इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज होते होते फिर उसकी जो है डिग्री ऑफ इंक्रीज जिस लेवल से पहले ज्यादा इंक्रीज हो रहे थे फिर उसका इंक्रीज होने का लेवल कम होना शुरू हो गया। ये वो आपको यहाँ से मार्जिनल बेनिफिट से भी पता लग रहा होगा। पहले 90 का इंक्रीज आ रहा था, फिर 80 का, 70 का, जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है। तो आपके प्रॉफिट की जो रेशियो है वो कम होती जा रही है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कहीं ना कहीं आप जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। टोटल कॉस्ट देखें वो इंक्रीज हो रही है, वो जितने भी आप यूनिट प्रोड्यूस करते हैं 10, 30। ठीक है, या मार्जिनल कॉस्ट से भी आपको पता लग जाएगा। तो ये इंक्रीज हो रही है तो ये अपवर्ड स्लोपिंग है। ये मार्जिनल अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं डाउनवर्ड ग्राफ इसका मूव कर रहा होगा। तो बेसिकली ये जस्ट आपका मार्जिन एनालिसिस को फर्दर डिस्कस करने के लिए आप ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं इसको। ठीक है, और इसी तरह
नेट बेनिफिट की बेस पे भी आप देख सकते हैं, और मार्जिनल बेनिफिट कॉस्ट और नेट बेनिफिट की तौर पे भी। जस्ट यहाँ पे आइडिया ये है कि आप लोगों को जस्ट पता होना चाहिए कि मार्जिनल एनालिसिस जो है वो एक्चुअली है क्या, उसमें कंट्रोल वेरिएबल क्या हो सकता है, और उसमें आपके पास टोटल बेनिफिट, टोटल कॉस्ट, नेट बेनिफिट, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो आपको फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। अच्छा, इसमें फर्दर जो है हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखें, इंक्रीमेंटल डिसीजन होते हैं, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। आप अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करते हो तो आपके रेवेन्यू कितने से इंक्रीज करते हैं। एडिशनल रेवेन्यू दैट स्टीम फ्रॉम ए यस और नो डिसीजन। अगर आप यस मतलब अगर आप प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा डिसीजन है यस, हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करनी चाहिए, प्रोडक्शन डिसीजन यस होने की वजह से एडिशनल रेवेन्यू कितना हुआ, तो वो हमारा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू होगा। अगर तो इंक्रीमेंट होता है रेवेन्यू में हमारा यस करने से, तो हमें वो यस जो है वो कंसीडर करना चाहिए। अगर हमारे यस करने से ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कॉस्ट में भी चेंज आएगा, तो वो कॉस्ट जो है इंक्रीज होगी, तो वो कहलाएगी इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और इंक्रीमेंटल कॉस्ट, जो चेंज आएगा कॉस्ट में और जो चेंज आएगा रेवेन्यू में, वो बेसिकली आपका इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और इंक्रीमेंटल जो है वो कॉस्ट कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जांपल वी हैव ए केस वह है कि हमारे पास एक इंक्रीमेंटल कॉस्ट और उसकी बेस पे कि चेंज इन कॉस्ट कितना आता है और चेंज इन रेवेन्यू कितना आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो एक आपके पास करंट सिचुएशन ये है कि एक कंपनी जो है वो डिफरेंट जो है ड्रिलिंग के प्रोजेक्ट करती है, डिफरेंट जो है वो मिनरल जो है वो एक्सपोर्ट करती एक्सट्रैक्ट करती है वहाँ से। ठीक है, तो उस केस में उस कंपनी के जो टोटल रेवेन्यू है वो है 1740, ठीक है, थाउजेंड में। एंड देन वी हैव उसकी जो है जस्ट लाइक आपके पास जो इनकम स्टेटमेंट होती है उसमें ये होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, और फिर आपके पास जो है वो डिफरेंट प्रॉफिट्स आ रहे होते हैं। इस जस्ट लाइक का इनकम स्टेटमेंट आपके पास जो है वो स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो आपके पास गिवन है। अच्छा, टोटल रेवेन्यू करंट सिचुएशन, अभी हम आफ्टर न्यू ड्रिलिंग प्रोजेक्ट कंसीडर नहीं कर रहे, सिर्फ करंट में देखते हैं हम। 1740 आपके पास टोटल रेवेन्यू है, उसमें से आप ड्रिल की जो वेरिएबल कॉस्ट है और टेम्परेरी वर्कर जो इन्वॉल्व है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है माइनस कर देते हैं। ठीक है, फिर उस पर फिक्स कॉस्ट जितनी भी आ रही है वो माइनस कर देते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट जितनी भी उस बिजनेस पे आ रही है वो तमाम तक माइनस कर देते हैं। सब हर तरह की कॉस्ट माइनस करने के बाद आप क्या करते हैं, टोटल रेवेन्यू में से सब की सब कॉस्ट जितनी भी टोटल कॉस्ट हैं वो सब माइनस कर देते हैं, तो उसके बाद आपके पास जो है वो प्रॉफिट जो है वो सामने आ जाता है कि टोटल प्रॉफिट आपको कितना हुआ। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया टोटल प्रॉफिट। अब हम देखते हैं कि फिक्स कॉस्ट तो या इनडायरेक्ट फिक्स कॉस्ट तो आपकी सेम रहेगी, जैसे ही आप कोई चेंज देखेंगे, चेंज कहाँ पे आएगा, आपकी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करेगी। तो एक इंक्रीमेंटल कॉस्ट हमें कैसे पता लगेगी, इंक्रीमेंटल कॉस्ट हमें यहाँ से पता लगेगी कि आपकी कॉस्ट जो चेंज हो रही है उसमें इंक्रीमेंट कितना हुआ, उसमें चेंज कितना आया, वो हम फाइंड आउट करेंगे। वो ऑब्वियसली वेरिएबल कॉस्ट में होगा, फिक्स कॉस्ट तो ऑब्वियसली सेम रहेगी। और एक चेंज आएगा टोटल रेवेन्यू में। रेवेन्यू आज कितना है करंट सिचुएशन में, अगर हम प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, तो उसकी वजह से हमारे रेवेन्यू कितने से इंक्रीज करेंगे, तो बेसिकली हम उसका डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास तरीका क्या होगा, सबसे पहले जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं ये डिटेल एग्जांपल, इसको बाद में आप मैं जस्ट वैसे बता रहा हूँ, आप इसको रीड आउट भी कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन भी है। अच्छा, टोटल रेवेन्यू वो कहते हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट आप इंस्टॉल करते हैं, न्यू ड्रिलिंग प्रोजेक्ट पे जाते हैं, तो वो आपके 1740 से 1923 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप बेसिकली क्या करोगे, इन दोनों का टोटल रेवेन्यू में चेंज कितना आया वो आपका इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कहलाएगा। ठीक है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी आपका रेवेन्यू में चेंज आया, रेवेन्यू का चेंज आपका इंक्रीमेंटल रेवेन्यू हो जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir.
ओके। सर। अच्छा, फिर Yes, जी sir. सर। उसके बाद आपकी जो है ये ड्रिलिंग की कॉस्ट है और वर्कर की कॉस्ट जो है, जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं आपको ड्रिलिंग कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी, आपकी टेम्परेरी वर्कर की कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी, इन शॉर्ट यू कैन से टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी। तो इस केस में वो 750 थी पहले, अब 840 हो गई है, 90,000 का इंक्रीज आया, और पहले 500 थी अब 575, 75 का यहाँ पे चेंज आ गया। ठीक है, तो टोटल इन दोनों में देखा जाए तो हमारे पास जो है वो पहले 1250 था, अब 1415 हो गया। तो अगर इन दोनों को हम ऐड भी करें तो हमें पता लग जाएगा कि कॉस्ट कितने से इंक्रीज हुई। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी हो गई, या तो इन दोनों को ऐड कर दें जो भी इनका चेंज आया, या इन दोनों का टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंक्रीमेंटल कॉस्ट आ जाएगी। 165,000। ठीक है, 165,000। अब हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू माइनस इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू माइनस इंक्रीमेंटल कॉस्ट, तो हमारे पास प्रॉफिट जो है वो डिटरमिन होके आ जाएगा। प्रॉफिट के चेंज इन प्रॉफिट कितना आया, पहले हमारा प्रॉफिट कितना था, अब प्रॉफिट कितना है आफ्टर दिस प्रोजेक्ट, तो ये हमारा प्रॉफिट में चेंज फाइंड आउट होके आ जाएगा। जो चेंज इन प्रॉफिट आया है वो कितना है। अगर हमें लगता है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से ये नंबर प्रॉफिट शो कर रहा है, पॉजिटिव में आया, तो हम कहीं ना कहीं उस प्रोजेक्ट को कंसीडर करेंगे। अगर हमारी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती, रेवेन्यू कम होते, तो ये नेगेटिव में आता, ये लॉस करता, तो हम कहते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं जाएंगे। तो हम कंसीडर क्या करते हैं, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इन दोनों का डिफरेंस, जो हमारे पास प्रॉफिट में चेंज आ जाए कि चाहिए अब नया प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने की वजह से कितना इंक्रीज हुआ आपका प्रॉफिट, वो नंबर फाइंड आउट होके आ जाएगा। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस भी ले सकते हैं, या इंक्रीमेंटल कॉस्ट या इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, इन दोनों का डिफरेंस देके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जी, चेंज इन प्रॉफिट समझ आया कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप। यस सर। जी सर. ओके, तो Yes, sir. बेसिकली जो है ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट या इंक्रीमेंटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें, जी सुफियान, इज देयर एनी क्वेश्चन। जी, इज देयर एनी क्वेश्चन। ओके, जी प्लीज, अगर क्वेश्चन नहीं है तो माइक ऑफ रखें। ओके, ठीक है, तो ये हमने जितने भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये इस एन एग्जांपल ऑफ मार्जिन एनालिसिस। मार्जिन एनालिसिस में आप ये तमाम तरह एनालिसिस जो है, लेटर हम इसको फर्दर डिफरेंट इस पे चैप्टर्स भी आएंगे, उसको हम डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर वो 6 पॉइंट आप लोगों को जस्ट रिपीट कर देता हूँ, कि हमने कौन कौन से 6 पॉइंट जो है यहाँ पे डिस्कस करें, इफेक्टिव मैनेजमेंट टूल्स जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको, और दी 6 पॉइंट जो है वो आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। मैं रिपीट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इससे पहले हम वो जो है वो तो खैर हमने डेफिनेशन डिफरेंट डिस्कस करी थी, और उसके बाद हम जो है हमने कहा था कि सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई गोल्स एंड कंस्ट्रेंट। ठीक है, नंबर 2 रिकॉग्नाइज द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉफिट। नंबर 2 अंडरस्टैंड इंसेंटिव। नंबर 3 अंडरस्टैंड मार्केट, मार्केट को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, उसमें हम डिटेल डिस्कशन कर ली। रिकॉग्नाइज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अंडरस्टैंड करें, उसमें हमने डिफरेंट जो है वो प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला, एनपीवी, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू और फर्म जो है फाइंड आउट कर ली, एक्स डिविडेंड फर्म फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास था कि यूज़ ऑफ मार्जिन एनालिसिस। हमने मार्जिन एनालिसिस जो है वो डिटेल उसकी जो है वो डिस्कशन यहाँ पे की कि मार्जिन एनालिसिस एक्चुअली है क्या, उसको हम कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो भी चेंज आता है, जो भी ये इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, वो वाला सिनेरियो देखा।
मार्जिनल नेट बेनिफिट वाला जो है वो हमने सिनेरियो देखा। तो इन डिफरेंट वेज में इफेक्टिव मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तमाम तर टूल्स जो है वो आप लोगों को अगर पता होंगे तो यू कैन बी अ गुड मैनेजर और इफेक्टिव मैनेजर। तो